हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और एचटेट के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इसके बाद हम सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे अकाउंटेंसी में। हम एचटेट 2026 को टारगेट करते हुए जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न को नोटिस करते हुए कहाँ से क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चन आने के अब चांसेस हैं, तो इसको माइंड में रखते हुए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ फुली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज 8 लाख आर इशूड फॉर परचेज ऑफ बिजनेस विद नेट एसेट इतना। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको डिस्कस बाइलिंगुअल करूंगी जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए ये इजी रहेगा इसको समझना। तो यहाँ पर देखिए शेयर्स आपने 8 लाख के इशू किए हैं जबकि जो नेट एसेट्स हैं वो 6,50,000 की हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर आप 1.5 लाख जो फालतू दे रहे हैं वो किस चीज़ का दे रहे हैं? कुछ हिडन चीज़ है, कुछ यहाँ पर इनटेंजिबल चीज़ है जो नज़र नहीं आ रही है नेट एसेट्स में और उसका नाम होता है गुडविल। यहाँ पे गुडविल अकाउंट आपको अच्छे से पता है कि डेबिट हो जाता है। अगर रिवर्स होता केस तो हम ये ऑप्शन लेते, लेकिन यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी forfeits 1,000 equity shares of ₹10 each issued at a premium of ₹2 per share on which ₹8 per share including full premium has been received। प्रीमियम रिसीव हो गया तो मैंने आपको जो रूल बताया था आपको क्या याद रखना है, भूल जाइए। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया अब फोर फीचर में कहीं एंट्री में प्रीमियम को यूज ही नहीं करना। Out of these, 800 shares are reissued at 9 per share as fully paid. In this context, forfeiture of shares ultimately leads to reduction of which component of capital? देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया, यहाँ पे ये जो सब दिया था इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन डालने का पर्पस था कि एग्जाम में भी आपको ऐसा मिलेगा कि इतनी सब डिटेल के बाद आप जाएंगे तो पता चलेगा कि पूछा ही कुछ और है कि फॉरफीचर अगर शेयर करेंगे तो वो क्या, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, रिडक्शन कौन सी कैपिटल को होगा, कौन से कंपोनेंट ऑफ कैपिटल का होगा। अगर ये ऊपर पूरा केस नहीं होता तो भी हमारा आंसर सेम रहना था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन डिस्गाइज कर सकता है, आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऊपर से क्या ढूंढ के निकालूं जबकि क्वेश्चन सिर्फ इसी एक लाइन में है। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्योंकि इसका लॉजिक देखिए, आप जब शेयर्स इशू करते हैं, आपने 100 शेयर इशू किए, हम मान के चलते हैं 950 की आपके पास एप्लीकेशन आई, उसमें से 20 शेयर्स वाले ऐसे शेयर होल्डर थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल पे डिफॉल्ट किया, उन्होंने आपको मनी नहीं दिया तो आपने उनके शेयर को क्या कर दिया, फोरफिट यानी कि कैंसिल कर दिया। तो आपने कौन से शेयर को कैंसिल किया? जो उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ था आपकी कंपनी में, सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फोरफिटेड का तो फेवरेट क्वेश्चन है एचटेट का, रिपीटेड हर साल आ रहा है तो इस बार भी चांसेस हैं, बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड ओनली 7,000 of these shares were reissued at 11 per share as fully paid up, then what is the minimum amount that company must collect at the time of reissue of the remaining share? देखिए मैंने क्लियर किया हुआ है कि यहाँ पर हमें जो शेयर फॉर फीचर का क्वेश्चन करना है वो पूरी सारी जर्नल एंट्रीज को बना के नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाएंगे। कैसा फ्लो चार्ट? 10,000 शेयर है, 10 का एक शेयर है, इस पे जो शेयर होल्डर है उसने आपको 3 पर शेयर नहीं दिया, क्या दे दिया फिर? 10 में से 7 इज पेड। जो 7 हमें रिसीव हो जाता है वो क्या बन जाता है, शेयर फॉरफीचर। और शेयर फॉरफीचर हमारा किस लिए यूज होता है? इसको हम यूज करते हैं जब री इशू करते हैं, उस टाइम पर जो डिस्काउंट होता है जिसको हम लॉस एज्यूम करते हैं, उसको राइट ऑफ, उसको कवर अप करने के लिए, करेक्ट। तो हमारे पास 7 रुपए हैं शेयर फॉरफीचर के नाम पे। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमने 7,000 शेयर्स ऑलरेडी री इशू कर दिए हैं एट द रेट ₹11 पर शेयर, ये तो री इशू हो चुके हैं। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि जो रिमेनिंग शेयर है 3,000, उसको मैं कितने में, मिनिमम कितने में मैं इसको इशू करूं? तो आप देखो, आप पहले से सोच के बैठे हो कि 7 रुपए तो मेरे पास आ चुके हैं 3,000 शेयर पे, मुझे इसको फुली पेड बनाना है तो 3 रुपए और मुझे
मंगाने पड़ेंगे। तो मैं जब ये शेयर रीइशू करूँगी तो मैं उस पर 3 रुपये कॉल अप करूँगी, मिनिमम 3 रुपये तो आने ही चाहिए जिससे वो फुली पेड बन जाए। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थियोरी बेस्ड है। अमृत लिमिटेड के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर हैं 10,000, जिसमें से 100 ईच है डिबेंचर, जिसमें से 1000 डिबेंचर रिडीम होने हैं अभी 31 अक्टूबर को, 7 महीने के बाद। 7 महीने के बाद मतलब ये हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करेगा। इसी फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है, इसलिए ये हमारी क्या बन गई, करंट लाइबिलिटी, क्योंकि 12 महीने से कम में पे कर रहे हैं। तो करंट लाइबिलिटी हमारी ये लॉन्ग टर्म होती है वैसे डिबेंचर्स, लेकिन क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट अभी जानी है, 1000 शेयर की रीपेमेंट होनी है, रिडम्पशन होनी है, तो ये करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। करेक्ट, ये हमारी एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग बन जाएगा कि अभी हमें इसको पे करना है। करंट मैच्योरिटी क्योंकि अभी इसकी मैच्योरिटी हमारे सिर पे आ गई है, अब इसको पे करना है। ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है कि अब ये लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट है जो अब मैच्योर होने वाला है। एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अब हम इसको सिर्फ इस 1000 के पोर्शन को जो अब रिडीम होना है, इस 1000 के पोर्शन को दिखा देंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। करेक्ट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एबीसी पार्टनर्स हैं, सी को गारंटी मिली हुई है कि भाई आपको मिनिमम प्रॉफिट मिल जाएगा 8000 रुपये बाय द फर्म। अब फर्म में बचे कौन, ए और बी, बी को देना पड़ेगा मिलकर, कुछ भी नुकसान हुआ तो। फर्म सफर्ड अ लॉस, ये लो जी सोने पे सुहागा, फर्म, हम तो पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दे रहे थे, यहाँ तो हमें ही लॉस मिल गया। ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बी विल बी, कैपिटल अकाउंट बी क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ बी का पूछा है। पहले चेक करते हैं कि अगर ये 5000 का लॉस है फर्म का, इसको कैसे डिवाइड किया जाएगा। आप ढूंढेंगे फटाफट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कुछ भी नहीं गिवन है तो इक्वल बांटने का सोचेंगे। लेकिन आप ये देखो, ये 5000 क्या है, लॉस, और ये सी को हमने क्या गारंटी दे रखी है कि आपको तो प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या ये सी इस लॉस में बियर करेगा, नहीं। ये लॉस किसको डिवाइड हो जाएगा, ए और बी में। किस रेशो में, कुछ नहीं गिवन तो 1:1 में। नेक्स्ट, ये जो 8000 की हमने गारंटी दे रखी है, अभी एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, फर्म में तो प्रॉफिट है नहीं, 8000 लाने होंगे किसको, ए और बी को। किस रेशो में लाएंगे, वही इक्वल रेशो 1:1। तो यहाँ पर ए और बी के ऊपर टोटल बर्डन पड़ने वाला है 5000 और 8000 13000 का, जिसको ये दोनों बियर करेंगे 1:1 रेशो, मतलब इक्वली 6500 ईच। और बी का पूछा है तो आप 6500 यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेकिन 6500 अभी डाउट है डेबिट होगा कि क्रेडिट, तो ये डेबिट होगा क्योंकि ये लॉस है, पार्टनर को लॉस देते हैं तो उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाता है, उसकी कैपिटल को कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन से है, फर्म एक रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। द वैल्यू ऑफ लैंड वॉज एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, किसी की एप्रिसिएशन करते हैं ना हम, तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर लैंड की तारीफ हो रही है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, 2 लाख से वैल्यू बढ़ गई, हमारा फायदा हो गया। आगे देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड टू, देखिए यहाँ पर लिखा था रिड्यूस्ड बाय, 2 लाख से कम हो गई, तो ये 2 लाख से बढ़ गई, तो ये 2 लाख का फायदा है पूरा पूरा। और यहाँ लिखा है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई है टू वर्ड मेंशन किया है, 2 का मतलब इसकी वैल्यू आज की डेट में 7 लाख तक आ गई है। रिड्यूस्ड टू 7 लाख फ्रॉम, थी वो 10 लाख की, अब 10 लाख की चीज 7 लाख में हो जाए तो मैं क्या कहूंगी, 3 लाख का हो गया नेट नुकसान। एक फायदा है, एक नुकसान है। अगर मैं इसका नेट इफेक्ट देखूं तो यहाँ पर नुकसान होता है 1 लाख का, और अगर मैं इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस ₹1 लाख, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। एबीसी पार्टनर्स हैं, दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एज, ए का रेशो है 1/3, बी का पोर्शन है 1/5, सी का है 1/5। ये देखने से लग रहा है कि रेशो पूरी नहीं हो रही। एंड द बैलेंस कैरी टू रिजर्व, क्योंकि रिजर्व को भी कुछ रेशो, कुछ प्रोपोर्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो रेशो है ये कुछ ऐसे है, A:B:C रिजर्व। ये रिजर्व में भी कुछ अमाउंट, कुछ फ्रैक्शन ऑफ प्रॉफिट डालते हैं। ए का पोर्शन है 1/3, बी का है 1/5 और सी का है 1/5। हमें अभी रिजर्व को निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको x मान लेते हैं कि इसका भी कुछ है, PYQX कुछ भी है। बैलेंस कैरी टू रिजर्व, बी डाइड, अब यहाँ पे ये पर्सन फर्म छोड़ के जा रहा है क्योंकि अब ये रहा ही नहीं, बी डाइड। द बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑन द डेट ऑफ डेथ वॉज 44,000। रिजर्व में आपका 44,000 है। जब ये रिजर्व में बैलेंस बचता है तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको
ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अगर आप ये रेशो उठाकर डिवाइड करने वाले हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि अगर आप इस रेशो को यूज करते हैं इसका मतलब आप रिजर्व को 44,000 को ए को दे रहे हैं। मैं इसको इरेज करती हूँ यहाँ पे एक बार, जिससे चार्ट क्लियर हो। आप 44,000 ए को दे रहे हैं, 44,000 बी को दे रहे हैं, 44,000 सी को दे रहे हैं और 44,000 दे रहे हैं रिजर्व को। रिजर्व का पैसा, ये रिजर्व ही तो है 44,000, रिजर्व में ही ट्रांसफर, गलत बात। ये तो टॉपिक मुझे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं लगा। तो फिर क्या करना है, इस रेशो को यूज करना है जो यहाँ गिवन है। करेक्ट। इस रेशो को यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम इस रेशो को पूरा बनाएंगे। कैसे, 1/3 is to 1/5 is to 1/5। पूरा बनाने के लिए लिया एलसीएम, ये बन जाएगा 15 एलसीएम आएगा, सॉरी 5 नहीं 15 आ जाएगा। 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, अरे ज्यादा जल्दी कर दी, 5 तिया 15। ये बन गई इनकी न्यू रेशो। बी का पोर्शन मुझे 3 नजर आ रहा है, बटेगा कैसे, 44,000 का रिजर्व, बी का पोर्शन 3। अभी हो गया 5 और 3 8, 9 10 11, 11 इसके आगे डिनोमिनेटर 11 से डिवाइड करेंगे, एक 4 बार में जाता है, 4 तिया 12। क्या 12,000 कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। करंट एसेट्स आपको गिवन है, करंट लाइबिलिटीज आपको गिवन है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो गिवन है 6 टाइम्स। तो निकालना क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसका दूसरा नाम है, नेट सेल्स का। या तो आप पहले हम सेल्स लिखा करते थे, अब न्यू पैटर्न्स पे एज पर न्यू फॉर्मेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टर्म यूज की जाती है। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे जो चीज गिवन है उसको यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो गिवन है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब आपके दिमाग में आएगा कि जो भी हम टर्नओवर रेशियो करते थे, जैसे जीपी टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, उन सब में तो जो नेट सेल्स था वो डिनोमिनेटर में जाता था। तो ये यहाँ पर ऊपर क्यों आ गया, तो आपको मैंने इससे पहले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपका जो टर्नओवर रेशियो है वो बैलेंस शीट से आ रहा है, बैलेंस शीट में किस किस से, टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स। अगर ये बैलेंस शीट की एसेट्स लाइबिलिटी को यूज करके टर्नओवर निकाल रहे हैं तो नेट सेल्स आता है न्यूमरेटर पे, ऊपर आता है, नेट सेल्स को भाग किया जाता है। यहाँ मैं स्टार लगा रही हूँ, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। टर्नओवर रेशियो में कंफ्यूज नहीं होना है, बैलेंस शीट वाली में नेट सेल्स ऊपर, बाकी अगर प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग से निकाल रहे हैं तो नेट सेल्स डिनोमिनेटर में। चलिए अब जो गिवन है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 6 दिया हुआ है, नेट सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकालना है। तो फिर वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाएं, अरे आप तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये रहा करंट एसेट, ये रहा करंट लाइबिलिटी, दोनों का डिफरेंस 50,000। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 50,000 वहाँ इंटू हो जाएगा, 6 को 5 से गुना करेंगे 30, 3 लाख मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन बी फटाफट से पकड़ लिया। आगे चलिए, ये थ्योरी का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, 3 टाइप के मेन अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। पर्सनल के यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं क्योंकि पर्सनल अकाउंट को फर्दर इन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या बैंक अकाउंट नेचुरल पर्सन है, बिल्कुल नहीं, चलता फिरता आदमी थोड़ी ना है बैंक। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, अगर किसी नॉमिनल अकाउंट के सामने आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड या फिर आपका लिख दिया जाए एक्रूड या फिर लिख दिया जाए अनअर्न्ड, किसके सामने, किसी भी नॉमिनल के सामने। नॉमिनल का एग्जांपल कोई भी खर्चा, सैलरी, रेंट एटसेट्रा, इनके आगे अगर लिख दिया जाता है, ये टर्म्स आ जाती हैं तो ये क्या बन जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट के आगे तो कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं लिखा हुआ ना। इंटेंजिबल रियल, रियल अकाउंट एसेट्स का होता है और इंटेंजिबल होता है वो एसेट्स जो जिनको हम टच फील नहीं कर सकते हैं, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, करेक्ट। तो इंटेंजिबल रियल अकाउंट यहाँ पर बैंक नहीं है, बैंक इसमें भी नहीं फॉलो होगा, बैंक हमारा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, करेक्ट।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आसान है लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है एग्जाम में। रिसीव्ड 4900 फ्रॉम गरिमा इन फुल सेटलमेंट। 5000 की पेमेंट थी, हमने गरिमा को बोला 49 दे दो और आपका अकाउंट क्लियर। हमने 100 रुपये कम लिए। 100 रुपये कम क्यों लिए? क्योंकि ये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। यहीं पर आंसर है। डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट एक तरह से बिजनेस के लिए लॉस है, क्योंकि ये 100 रुपये हमें नहीं मिले, 100 रुपये कम मिले। मिल जाते 5000, लेकिन हमने 100 रुपये का एक डिस्काउंट दे दिया जो हमारे लिए नुकसान रहा। और लॉसेस और एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। बस यहीं पर आंसर है। आपको डेबिट करना है किसको? डिस्काउंट को, लॉस को नहीं, डिस्काउंट को। तो हम लेंगे यहाँ पर डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। ये हमारा बन गया करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। इफ एक्स हैज बीन डेबिटेड बाय 50 इंस्टेड ऑफ 500, 50 कर दिया, करना था 500, ये आपने कर दिया, ये करना था। किसके केस में बात हो रही है? एक्स के केस में। वाई के केस में मैं आगे पढ़ रही हूँ। डेबिटेड बाय 500, 500 से डेबिट कर दिया, करना क्या था? 50। यहाँ भी उल्टा आपने कुछ ट्रीटमेंट गलत कर दिया। क्या आप इसको देखेंगे? ये गलत आपस में कैंसिल हो गए, सही आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ये क्या हो रहा है? ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कॉम्पनसेट कर रहे हैं। जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा? नील। तो ऐसे एरर्स को बोला जाता है कॉम्पनसेटिंग एरर्स। याद रखेंगे, इसका नाम ही इसको बता रहा है कि कॉम्पनसेट कर रहा है। एक गलती दूसरी गलती को पूरा कर देती है, कॉम्पनसेट कर देती है, या उसको कैंसिल आउट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। ये एक क्वेश्चन है थ्योरी का। देखिए, अगर हम ये ऊपर पढ़ेंगे पूरा केस, मैं आपका टाइम थोड़ा बचा देती हूँ, तो ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है कि आप इस लाइन को पढ़ के आंसर बना सकते हैं, ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अमोर्टाइजेशन क्या होता है आपको पता है? किसी भी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में जब डिप्लीशन होता है, वैल्यू कम होती है, उसको बोलते हैं। तो ये इंटेंजिबल एसेट, यहाँ से टर्म पकड़ लिया आपने, आप समझ गए यही आंसर है। और या फिर फिक्टिशियस एसेट भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ फर्म रिपोर्ट सेल्स ऑफ रुपीज 2000, ये सेल्स हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रिलेशन बताया हुआ है कि 25% है ऑन कोस्ट, कोस्ट का 25% है हमारा जीपी। इट फर्दर फाउंड दैट क्लोजिंग स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 200 एंड ओपनिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड बाय ₹100। ठीक है, एक चीज कम दिखा रखी है, एक चीज ज्यादा दिखा रखी है, ये गलती बाद में पता चली। आफ्टर रेक्टिफाइंग दीज एरर्स व्हाट विल बी द करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड कॉग्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि एक रेक्टिफिकेशन करना है, उसके बाद बताइए क्या आंसर होगा। बड़ा आसान है, कर देंगे। कैसे करेंगे? इसको पकड़ना है पहले तो। 25% ऑन कॉस्ट है। अगर हम कॉस्ट को 100 एज्यूम करें, आप एक्स भी लगा सकते हैं, तो हमारा जीपी कितना है? 25। और अगर मैं कॉस्ट और जीपी को ऐड करती हूँ तो क्या आ जाता है आंसर? सेल्स। कितना आ गया? सेल्स 125। ये बात क्लियर है। अब मुझे एक चीज तो गिवन है ना, उसके बिहाफ पे मैं दूसरी चीज निकाल लूंगी। यहाँ पर मेरे पास सेल्स है 2000 और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसके बराबर है? 125 लगा दिया यहाँ पर 125 डिवाइड में। तो मुझे निकालना है कोस्ट। 100 से करते हैं, 25 4 बार में, 25 से 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, और ये 2 0, 1600। ये 1600 क्या निकल के आया? जो मैंने 100 माना था, 100 क्या माना था? कोस्ट। तो ये 1600 हमारी क्या है? कोस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कोस्ट पता है अभी हमें। अब ये जो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन करना है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था कम था, आप सोच के देखिए क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा या कम होने से किस पे इंपैक्ट जाता है? प्रॉफिट या फिर जीपी पे, क्योंकि ट्रेडिंग का पार्ट है तो ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट या बढ़ेगा या घटेगा, तो हमें यहाँ जीपी चाहिए। जीपी कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपकी सेल्स है उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दो। सेल्स आपकी कितनी है? 2000। आपकी कॉस्ट कितनी है? अभी तो निकाली 1600, तो आपका जीपी क्या आ गया? 400 रुपए। ये रहा आपका जीपी। आगे बढ़ते हैं। ये जीपी कौन सा है? अभी करेक्शन नहीं हुई है, चलो रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा? बात को समझना है पहले। क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड है,
एक ट्रेडिंग रफ इमेजिन करो जहां पर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट साइड हमारी कौन सी साइड को रिप्रेजेंट करता है? इनकम, इनकम्स या फिर रेवेन्यू। अब आपने इस इनकम साइड पे एक चीज को कम लिखा हुआ है, अंडर वैल्यू मतलब कम लिखा हुआ है। कितने से? आपने यहाँ पर 200 रुपए कम लिखा, 200 रुपए कम लिखा मतलब आपका प्रॉफिट 200 से कम हो गया। तो मुझे अपनी जो मेरा जो अपना जीपी है उस जीपी में क्या करना होगा? ये 200 रुपए बढ़ा लेने होंगे। बढ़ा लिए, आगे बढ़ो। ओपनिंग स्टॉक इज ओवरस्टेटेड। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है? डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है हमारा? खर्चे वाली साइड पे आता है, डेबिट साइड में आता है। खर्चे में आपने 100 रुपए ज्यादा दिखा दिए, आपने अपना खर्चा 100 रुपए ज्यादा दिखाया मतलब आपका प्रॉफिट उससे 100 रुपए कम हो गया। 100 रुपए कम हो गया तो उसको करेक्ट करो, अब 100 रुपए बढ़ाओ क्योंकि वो आपने गलत ओवरस्टेट किया हुआ है जबकि वो 100 रुपए एक्स्ट्रा नहीं थे, तो आपका प्रॉफिट 100 से बढ़ जाएगा जीपी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जीपी, मैं करेक्ट वर्ड यूज करूंगी। करेक्ट जीपी क्या है? आफ्टर रेक्टिफिकेशन 4, 5, 6 और एक साथ 700। निकालना क्या है हमसे? तो कॉग्स पूछा है। कॉग्स निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितनी है? सेल्स वो की वो है, सेल्स में कोई चेंज नहीं आया 2000, जीपी अभी निकाला 700 करेक्ट वाला, तो यहाँ पर 1300 आ गया हमारा करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1300 कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए आपका यहाँ पर 1600 भी कॉस्ट आया था। अगर आप हड़बड़ाहट में करते हैं, ज़्यादा जल्दी दिखाते हैं, तो आप 1600 लेके अपना आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये थ्योरी क्वेश्चन है। कैन अ लिमिटेड कंपनी मेंटेन इट्स अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम कौन यूज कर सकता है? स्मॉल स्केल बिजनेसेस, जैसे आपके प्रोप्राइटर्स हो गए या कोई जनरल स्टोर हो गया, जो काफी छोटे लेवल पे हैं और उनको पूरा स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं करना किसी को, वो सिर्फ अपने लिए लेखा जोखा लिख रहे हैं। तो क्या लिमिटेड कंपनी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, नो आंसर होगा बिल्कुल। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, कोई स्मॉल कंपनी नहीं कर सकती, या फिर यस तो आंसर होना ही नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? कंपनीज को क्या करना होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। कंपनीज को क्या करना है? जो GAAP के प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने हैं। कंपनीज को क्या करना है? कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को फॉलो करना है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको एज पर रूल्स बनानी है। तो ये सिंगल एंट्री पे बिल्कुल नहीं चल सकती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 15th पे आ जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइडेड फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड टू बी शोन एज एप्लीकेशन ऑफ फंड। अच्छा, हमें इसमें निकालना है टैक्स पेड का फिगर। 3 चीजें गिवन है और ऐसा क्वेश्चन निकालने का बेस्ट तरीका होता है कि आप अपना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, गलती होने के चांसेस 0, क्योंकि आप सोच समझ के लिखेंगे कि इस अकाउंट में कहाँ क्या लिखना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट नेचर क्या है? प्रोविजन, हर प्रोविजन का नेचर क्रेडिट होता है, क्रेडिट नेचर का ये अकाउंट है। तो जब जब ये अकाउंट बढ़ेगा हम क्या करेंगे? क्रेडिट। जब जब ये अकाउंट बैलेंस कम होगा हम इसको करेंगे डेबिट। ठीक है, प्रोविजन जब बढ़े तो क्रेडिट, प्रोविजन कम हो तो डेबिट। ये बात आप ध्यान रखना। बस इस अकाउंट में कुछ नहीं बचा। ओपनिंग बैलेंस 14 है, ये ओपनिंग बैलेंस है 40,000। अब आप देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि इस अकाउंट का नेचर क्रेडिट है। जब नेचर क्रेडिट है तो अकाउंट शुरू कहाँ से होगा? बैलेंस BD कहाँ से शुरू होगा? 40,000। अब आप इसमें नोटिस कर रहे हो कि मैंने बाय बैलेंस BD नहीं लिखा, हम रफ में कर रहे हैं, हमें टू द पॉइंट आंसर देना है फटाफट। रफ हमारा कोई कैलकुलेट, कोई चेक नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, फटाफट से निकालेंगे। ये लिखा है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग डेफिनेटली अपोजिट जाता है, आपको पता होगा, डेबिट में चला गया। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, अब देखिए आप प्रोविजन आपने मेड किया है, प्रोविजन बना रहे हैं अभी। अगर आप प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हमें क्या करना है? क्रेडिट। क्रेडिट में कितना लिखना है? 45,000। आ गया, कुछ और नहीं गिवन, 3 चीजें दी थी वो हमने डाल दी। इसको टैली करते हैं अब अकाउंट को। ये लीजिए 85,000 इधर है तो यहाँ पे भी क्या हो गया? 85,000। यहाँ कुछ कमी पड़ रही है 35,000, वो क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। हमें बैलेंसिंग फिगर भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता चल गया डेबिट में जो आंसर आया है वो हमारा आंसर है। और कैसे याद रहेगा कि ये डेबिट में आता है तो टैक्स पेड होता है? क्योंकि आप देखो
आप प्रोविजन बना रहे थे, अभी तक बढ़ा रहे थे प्रोविजन, पैसे इकट्ठे कर रहे थे, उस प्रोविजन में से आपने सरकार को पैसे दे दिए, प्रोविजन में से पैसा निकल गया, प्रोविजन आपका क्या हो गया, कम हो गया, तो डेबिट, ये डेबिट में आ गया 35,000। बिल्कुल क्लियर है अब आपको, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनकम टैक्स पेड बाय ए सोल ट्रेडर इज रिफ्लेक्टेड इन हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनकम टैक्स पेड बाय सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर आप बताओ कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों लिख रहा है। इनकम टैक्स कौन पे कर रहा है, प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस कहाँ से मीट होता है, उसकी पर्सनल जो बिलोंगिंग है बिजनेस में, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस है, उसको कहाँ हम लिखेंगे, जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग है एक प्रोप्राइटर की, और वो होती है कैपिटल। तो इस पूरे सभी ऑप्शन में सिर्फ कैपिटल नजर आ रहा है, तो इसको एज अ डिडक्शन बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आते हैं, बिजनेस के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, यहाँ पर आते हैं बिजनेस के ऑपरेशन के बाकी खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड हैं, और यहाँ पर आते हैं बैलेंस शीट में बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो इसमें तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, एज एन एसेट बिल्कुल नहीं जाएगा। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन, कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। क्यों करके दिखाते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, थियोरी में पूछा जा सकता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है कि बिजनेस अलग है और सोल ट्रेडर जो प्रोप्राइटर है वो अलग है, और इनके खर्चे हम सेपरेट करके, बिजनेस में सिर्फ बिजनेस के खर्चे लिखे जाएंगे, अगर कोई प्रोप्राइटर का, ट्रेडर का खर्चा है तो वो कैपिटल में प्लस या माइनस होगा। करेक्ट। तो ये थे आज के हमारे 16 क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ये सीरीज अभी और आगे चलेगी, और भी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं जिसको हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, जो कॉन्सेप्ट कर लिए हैं रिवीजन ज़रूर कीजिए। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। रिवीजन नहीं होगा तो चाहे आप कितना भी कर लो, वो सब मिक्स हो जाएगा। रिपीटेड रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगी। और अगर आपको चैनल पे जो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, क्वेश्चंस, वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, पसंद आ रहा है तो चैनल को, वीडियोस को लाइक करते चलिए, शेयर, सब्सक्राइब करो, और मुझे आपकी तरफ से मैसेज मिले कि यस ये आपके लिए वैल्यूएबल है, तो मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊँ आपके लिए, और ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालूँ, मैं फिर थ्योरी पे भी, बिजनेस स्टडीज़ को भी कवर अप करना स्टार्ट करूँ। तो एक एजुकेटर तभी कंप्लीट है जब उसके फॉलोअर्स, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अपना पार्टिसिपेशन शो करेंगे आप कमेंट से, लाइक से, शेयर, सब्सक्राइब से, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।